जी के अटैक से कहीं भी ये परिलक्षित नहीं होता कि वो पूरी तरह से फोकस्ड हैं अकेले चंद्रशेखर आजाद पर। लेकिन जो पलटवार किया चंद्रशेखर आजाद ने, ओह! उससे ये ज़ाहिर हो गया कि बेनजी के टारगेट पर चंद्रशेखर आजाद ही थे और उन्होंने माना। वो दरअसल अ, अभी शिफ्ट नहीं हो रहे हैं चंद्रशेखर की तरफ। उनको लगता है कि बेनजी आएँगी। हाथी एक बार फिर से चिंघाड़ेगा, उनको ये लगता है। उनका भरोसा अभी जमा हुआ है, टूटा नहीं है, बरकरार है। सत्ता पक्ष का कोई नेता इस स्थिति में नहीं आ पाया कि वो ललिता गौतम के परिवार वालों को कन्विंस करके ले जाके मुख्यमंत्री के सामने व्हाइट वाली टेबल पे बिठा दे। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बोले भारत। आज बातचीत करेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सियासत के क्या हालचाल चल रहे हैं, क्या रंग है उसका। और इस बातचीत में हमारे साथ हैं डॉक्टर रवींद्र राणा, जो कि दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान जैसे समाचार पत्रों के वरिष्ठ पदों पर काम कर चुके हैं। लंबा अनुभव है उनका। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत पर बहुत गहरी नब्ज रखते हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। जी, शुक्रिया शुक्ला जी। तो आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बारे में शुरुआत करते हैं। शुरुआत जो सबसे सामयिक तत्काल मुद्दा है उसी से कर लेते हैं। जो ललिता हत्याकांड इस समय मेरठ में बहुत गर्म है। पूरे प्रदेश में लगभग उसकी चर्चाएं हो रही हैं और इसको लेकर चंद्रशेखर और मायावती, मुझे लगता है कि अपने पूरे राजनीतिक करियर में पहली बार मायावती पर इतना तल्ख हुए हैं चंद्रशेखर, वरना कट बच बचा के निकल ही जाते थे कि हमारी सम्मानीय है, प्रेरणा स्रोत हैं। बहन जी ने कई बार उन पर बिना नाम लिए हमला किया था। तो थोड़ा इसका मसला कि पश्चिम की सियासत को कैसे प्रभावित कर रहा है ये मसला, और दूसरा ये कि इस जो तनातनी में ये क्या मतलब चंद्रशेखर इसको एक मौके की तरह देख रहे हैं। गुस्से में उन्होंने कह दिया, हालांकि लगातार 2 दिन कहा तो गुस्से में क्या ही कहा होगा, बताइए डॉक्टर साहब। नहीं देखिए, मुझे लगता है कि गुस्से में नहीं कहा होगा। नेताओं की जो कार्यशैली है उसको जब करीब से देखते हैं तो पता चलता है कि उनके हल्के-फुल्के बयानों के पीछे भी कुछ ओह! ना कुछ गहरी कहानियाँ छुपी होती हैं। कुछ मकसद छुपा होता है। हाँ, दरअसल 2027 का चुनाव अब बहुत करीब है ओह! और ऐसे वक़्त में उत्तर प्रदेश में जो 21% दलित वोट बैंक है, ओह! सारा झगड़ा इसका है। ओह! और हम देख रहे हैं लंबे समय से कि बीएसपी लीडर मायावती जो हैं, ओह! वो ग्राउंड पे नहीं है बहुत लंबे समय से। बिल्कुल उनकी नहीं है। पार्टी का हाँ, ओह! उनकी पार्टी का वोट शेयर लगातार कम हो रहा है, परफॉर्मेंस खराब हो रही है। ओह! लेकिन उसके बावजूद वो ग्राउंड पे कहीं दिखाई नहीं देती हैं। वो ये कहती भी हैं कि जब लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने, एक ही दिन में 2 घटनाक्रम हुए दरअसल। ओह! मेरठ में चंद्रशेखर आजाद यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे, ललिता गौतम के घर जाने की कोशिश में थे और पुलिस ओह! ने उनको हाईवे पर रोका हुआ था। ओह! और दूसरी तरफ लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी बहन जी। ओह! तो बहन जी ने वहां से हमला किया चंद्रशेखर आजाद पर और कहा, बिना नाम लिए उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं ओह! जो घड़ी मगरमच्छ वाले आंसू बहा रहे हैं, घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं और जो भी घटनाएं दलितों के साथ होती हैं उनमें वहां उनको कैश करने के लिए पहुंच जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि दलित समाज एकजुट रहे, ओह! कानून हाथ में नहीं ले, बहकावे में नहीं आए। ओह! दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद ने पलटवार किया यहीं पे सेम डे। ओह! उन्होंने प्रेस से कहा उस दिन ओह! कि वो बहुत आहत हैं इस बात से कि उन्होंने इस तरह की बातें कही हैं और लड़ने से ही अधिकार मिलते हैं। ओह! लोकतंत्र में सब कुछ सरकार बनाने से नहीं मिलता है, सड़क पे लड़ने से भी बहुत सारी चीजें हासिल होती हैं, ये उन्होंने हाँ, कहा। हाँ, उन्होंने जो रवींद्र जी वो कहा ना कि वो क्यों नहीं आके मगरमच्छ के आंसू बहा लेती हैं, वो थोड़ा-सा उन्होंने मतलब कहा लगा। हाँ, उन्होंने देखिए साफ तौर पर पहले जो बात संकेतों में कही थी बहन जी ने, उसको हाँ, चंद्रशेखर ने खुले तौर पे लिया और हाँ। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ये चैलेंज उन्हीं को है। ओह! वही, दरअसल वही। बहन जी को आप सुनेंगे तो लगेगा कि ये जो चैलेंज दिया उन्होंने चंद्रशेखर को भी उतना ही है जितना समाजवादी पार्टी को है। हाँ, सभी को जो वहाँ जा उतना जितना राजेंद्र पाल गौतम को भी है, वही, वही। जी, निश्चित। तो हुँ, बेन जी के अटैक से कहीं भी ये परिलक्षित नहीं होता कि वो पूरी तरह से फ़ोकस्ड हैं अकेले चंद्रशेखर आज़ाद पर। लेकिन जो पलटवार किया चंद्रशेखर आज़ाद ने, ओह! उससे ये ज़ाहिर हो गया कि बेन जी के टारगेट पर चंद्रशेखर आज़ाद ही थे और उन्होंने माना कि वो उनको टारगेट पे ले रही हैं। दरअसल ये ओह! रणनीति भी होती है नेताओं की। अगर हाँ, वही। चंद्रशेखर आज़ाद अटैकिंग नहीं होते, तो ओह! वो लगता कि दलित वोट बैंक में सबकी हिस्सेदारी है, सपा की भी है, कांग्रेस की ओह! भी है, वो सबको कह रही हैं।
तो हुँ, चंद्रशेखर ने मोटे तौर पे ये संकेत देने की कोशिश की कि हुँ, हुँ, असली हकदार दलित वोट बैंक का मैं हूं, चूंकि उनके मुद्दों को लेकर के उनके साथ जब उत्पीड़न की घटनाएं हो रही हैं तो मैं ग्राउंड पे जा रहा हूँ, मैं घरों ही तक जा रहा जा हूँ, रहा हूँ, हुँ, मैं ही जा रहा हूँ। और वो उत्तराखंड जा अटैक रहा मुझ हूँ। पे ही कर रही हैं। हाँ, हुँ, वो उत्तराखंड जा रहे हैं, मध्य प्रदेश जा रहे हैं, पूरे हुँ, उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में जा रहे हैं, हाथरस से लेकर के और मेरठ के रिसेंट केस की बात कर रहे हैं ललिता गौतम की, तो वहां तक। चंद्रशेखर युवा है, हुँ, एनर्जेटिक हैं, मोबिलिटी जबरदस्त है, सुबह मेरठ में होते हैं तो शाम को मध्य प्रदेश में होते हैं। तो हुँ, ये गजब की बात है, ये कमाल की बात है कि कोई नौजवान नेता इतनी मोबिलिटी के साथ खड़ा है, इतने एग्रेशन के साथ खड़ा है और उस हुँ, गुस्से को वो एड्रेस कर रहे हैं। हुँ, जो पीड़ितों का गुस्सा है, उसको वो एड्रेस कर रहे हैं, उसको आवाज दे रहे हैं। हुँ, दूसरी तरफ बहन जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं या ट्विटर पर मैसेज दे रही हैं, उनकी पार्टी या वो ग्राउंड पे लड़ती हुई दिखाई नहीं दे रही है। मैं अरे कमेंट बॉक्स सेक्शन देख रहा था, हुँ, जो बहन जी ने ट्वीट किया उस पे नीचे रीट्वीट भी देखे मैंने, बहुत हुँ, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कमेंट सेक्शन भी देखे, तो जो दलित यूथ है वो उनकी इस पॉलिसी से बहुत खुश, मुझे जो रिफ्लेक्शंस वहां हुँ, पे आए सोशल बहुत मीडिया में उससे लगा नहीं। ये सही ऑब्जर्वेशन है आपका, नौजवान कम से कम नहीं खुश हैं। अच्छा, इसमें एक रवीन जी आपकी बात आपने ये बताया जो कि नौजवान, ये मैंने भी महसूस किया और लोग भी कहते हैं जो ज़मीन पर नज़र रखते हैं कि अब एक है पश्चिम की बात है, ये तो आपने अभी वाला जो मायावती चंद्रशेखर वर्सेस बनाम चल रहा है उसका बताया। अपना दिल्ली का मीडिया और कुछ लखनऊ का भी मीडिया अपना पश्चिम की उस बेल्ट को अपना जाटलैंड लिखता रहा है। लेकिन अगर देखें एक तरह से तो वो जाटोलैंड भी है, बहुत वामसेफ के आंदोलन, बड़े नेता, साहित्य में ओम प्रकाश वाल्मीकि, दलितों का भी बड़ा रिप्रेजेंटेशन रहा है वेस्ट यूपी में। बड़ा तो नंबर है, गांव से लेके शहर तक। बड़ा नंबर आप है। देखिए, मायावती जी भी और बड़े उभरी, देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश से निकली मायावती जी, बना उनका वो था। निश्चित, और तो केवल बहन जी नहीं, आप हुँ, देखिए कि बहन जी कैराना जाती हैं, बहन जी सहारनपुर के हरोड़ा से लड़ती हैं, बहन जी हुँ, बिजनौर से लड़ती हैं, इवन बिजनौर, हुँ, वेस्ट यूपी में रामविलास पासवान बिजनौर से चुनाव लड़े, मीरा कुमार बिजनौर से चुनाव लड़ी। सहारनपुर और से कांसीराम। हाँ, सहारनपुर से कांशी मान्यवर कांशीराम भी लड़े। हुँ, हुँ। और बहन जी तो एक तरह से वेस्टर्न यूपी की ही नेता मानी जाती हैं, हाँ, उनकी वो जो बि पॉलिसीज थी, सरकार बिज चलाने का पैटर्न था, उसमें वो फेवर दिखाई भी देता था। देता था, और बिजनौर तो उनकी मतलब कर्मभूमि रहा है शुरुआत से ही राजनीतिक तौर पे अगर देखें। तो अब अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए जाटोलैंड की सियासत मान लेते हैं तो आपको क्या लगता है, बहुत सही मौका है? और जो जाटो मतदाता का रुझान है, तो नेताओं के झगड़े हो गए, उसमें आपने बताया युवा उधर है। अंत में लेकिन होता क्या है कि कई बार आप सहानुभूति तो रखते हैं, भाई बसपा का भी एक पूरा आंदोलन रहा है, तो चुनाव में ये जाटोलैंड को अगर देखें तो जाटोलैंड वाला मतदाता, क्योंकि दलितों में भी नेतृत्वकर्ता वहाँ पश्चिम में जाटो नेता ज़्यादा हैं अगर देखा जाए दूसरी बिरादरियों के मुकाबले। तो इसका कुछ शिफ्ट देख रहे हैं, चंद्रशेखर मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं, जैसे उनकी टाइमिंग बहुत सही रही। आपने कहा तो उन्होंने सबको था, लेकिन उन्होंने खुद पे लपक के उसको दूसरी तरह से किया। तो क्या माहौल रहेगा, इसको थोड़ा संक्षेप में बताइएगा, फिर जाटलैंड पे भी आया जाएगा। देखिए, ये जो दलित वोट बैंक है, इसके भीतर, और न केवल दलित वोट बैंक, जो वोट बैंक ऐसे हैं जिनका रिप्रेजेंटेशन सत्ता में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, वही हुँ, छटपटाहट हमें मुस्लिम वोट बैंक में दिखाई देती है पश्चिम में, और वही दलित वोट बैंक में दिखाई देती है। हुँ, उनके नेता जीत नहीं रहे हैं, हुँ, सरकार नहीं बन रही है उनकी। हुँ, दूसरा, रिप्रेजेंटेशन उस तरह का नहीं है। जैसे जब बहन जी 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही, तो जिस तरह से उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था को चलाया, उसमें हुँ, दलितों की एक बड़ी हिस्सेदारी थी। बड़ी और हिस्सेदारी। और और वेस्टर्न नेता यूपी से थे, स्थानीय स्तर पर नेता भी बहुत प्रभावी थे उस समय। हुँ, निश्चित, निश्चित उनका कैडर बहुत इफेक्टिव हुँ, था और वो ताकतवर स्थिति में थे, तो वो नहीं बचा है। तो जो यूथ है उस समय का, दलित यूथ है, उसके भीतर एक छटपटाहट है, एक बेचैनी है। वो हुँ, पार्टिसिपेशन चाहता है, वो ज्यादा हिस्सेदारी चाहता है, और हुँ, इस हिस्सेदारी में उसको लगता है कि चंद्रशेखर ज्यादा वोकल हैं, ज्यादा एग्रेसिव हैं हुँ, और ज्यादा मोबिलिटी उनकी है, तो उनको लगता है कि चंद्रशेखर ज्यादा फिट है उनके हिसाब से। लेकिन जो 40 साल से ऊपर के लोग हैं, हुँ, जिन्होंने बसपा का वो उभार देखा, जिन्होंने 4 बार की मुख्यमंत्री बनते हुए देखा बहन जी को, हुँ, उनका जिन्होंने काम देखा, काम कांशीराम का देखा। कैडर बनाने का तौर तरीका चलो। देखा, काम हुँ, देखा, हुँ, वो दरअसल अ, अभी शिफ्ट नहीं हो रहे हैं चंद्रशेखर की तरफ। उनको लगता है कि बहन जी आएंगी, हाथी एक बार फिर से चिंगाड़ेगा, उनको ये लगता है, उनका भरोसा अभी
जमा हुआ है, टूटा नहीं है, बरकरार है। तो ये जो डिवीजन है दरअसल दोनों के बीच में, ये शिफ्ट हो रहा है। ये जो वोट बैंक है, ये शिफ्टिंग की लड़ाई है। अब अगर ये आज देखना पड़ेगा कि बहन जी अपने कैडर को इतना स्ट्रोंग कर पाती हैं कि नहीं कर पाती हैं, इस तरह का परसेप्शन बना पाएंगी वो चुनाव में, नहीं बना पाएंगी, कि असली लड़ाई उनसे है। तो अगर लगा कि बहन जी मजबूती से खड़ी हुई हैं, तो यूथ वोट बैंक भी उनकी तरफ शिफ्ट हो सकता है चंद्रशेखर को छोड़ करके। लेकिन अगर चंद्रशेखर ये परसेप्शन दे गए कि वो मजबूती से लड़ रहे हैं, वो सत्ता के खिलाफ मुखर आवाज वही हैं, वही उन्हीं की मोबिलिटी, उन्हीं का पीपल कनेक्ट ज्यादा है, और उनके साथ मुस्लिम वोट बैंक एफिलेट हो रहा है। अगर ये परसेप्शन बनाने में चंद्रशेखर कामयाब हो गए, तो बहुजन समाज पार्टी कमजोर स्थिति में जाएगी। लेकिन अल्टीमेटली दोनों के बीच में जो लड़ाई है ये अभी निर्णायक नहीं। अभी कोई बड़े पैमाने पर शिफ्टिंग होती हुई ऐसी नहीं दिख रही है कि वो बहुत डिसीजन मेक कर सकती हो, निर्णय बना सकती हो, कि क्योंकि उससे कोई अभी निष्कर्ष निकाल लें हम। हाँ, कोई निष्कर्ष अभी नहीं निकाला जा सकता है। जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा, जैसे जैसे गठबंधन बनेंगे, जैसे जैसे प्रत्याशियों के नामों की घोषणा होनी शुरू होगी, वैसे वैसे तस्वीर कुछ और साफ होगी। लेकिन फिलहाल एक डिवीजन दिखाई देता है दलित वोट बैंक में, और उस दलित वोट बैंक को लपकने के लिए कांग्रेस ने भी राजेंद्र गौतम को प्रभारी बनाया उत्तर प्रदेश का, और वो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले हैं। बागपत जिले में उनका गांव पड़ता है, ग्वालीखेड़ा, वहां के रहने वाले हैं। दिल्ली में सक्रिय रहे हैं पुराने अम्बेडकराइट। वही मैं ये बात आपसे पूछने वाला था कि इस समय कांग्रेस के प्रभारी बहन जी हैं ही हैं, तो पूरी जो जाटो पॉलिटिक्स या दलित पॉलिटिक्स कह लीजिए कांग्रेस कोशिश कर रही, तो वो पश्चिम में बड़ी संकेंद्रित हो गई है। अच्छा चलिए अब अगले सवाल पर आते। हाँ कह लीजिए, आप अपनी बात कह लीजिए। हाँ, मैं जोड़ रहा था कि समाजवादी पार्टी भी हल्के में नहीं ले रही है इन बदलावों को, उसकी भी निगाह लगातार बनी हुई है। ललिता गौतम केस में भी समाजवादी पार्टी के विधायक सरदना अतुल प्रधान और विधायक किशोर शाहिद मंजूर, दोनों ने मोर्चा लिया, दोनों ने प्रेस को एड्रेस किया। हालांकि ये सवाल इकरा हसन ने तो इकरा अखिलेश से मिला, इकरा हसन ने तो मिला दिया अखिलेश से लखनऊ में। और हाँ, लखनऊ में ले जाके परिवार को मिला दिया। ये ट्रेंड ये था कि आजकल सरकार के अफसर या उससे तय करके मुख्यमंत्री मिल लेते हैं पहले, लेकिन वो पहले पीड़ित परिवार को लेके मिला दिया, ये देखा था हमने। तो इस पर अब इससे 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 शुक्ला जी ये पता चलता है कि सत्ता पक्ष तो बहुत बारीकी से काम करता ही है, डीपली काम करता है, उसका बड़ा नेटवर्क है, बड़ा संगठन है। लेकिन विपक्ष की भी इस काम करने की तरकीब को आप समझिए कि ये 4-5 दिन से, हफ्ते भर से इशू चल रहा है। सत्ता पक्ष का कोई नेता इस स्थिति में नहीं आ पाया कि वो ललिता गौतम के परिवार वालों को कन्विंस करके ले जाके मुख्यमंत्री के सामने व्हाइट वाली टेबल पर बिठा दें। संगीत सोम शायद गए भी थे, लेकिन फिर भी वो मतलब शायद ऐसा राजी नहीं कर पाए परिवार को। मैं कह रहा हूँ कि बहुत मजबूत आधार है भाजपा का मेरठ। उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, रामायण के राम, मंत्री हैं, दो मंत्री हैं उनके मेरठ से। राज्यसभा में लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हैं, एमएलए हैं उनके कई सीटों से। लेकिन कोई भी नेता, जिला पंचायत अध्यक्ष उन्हीं के हैं, मेयर उन्हीं के हैं, कोई भी नेता इस कैपेसिटी में नहीं रहा, दिखाई नहीं दिया कि वो परिवार को ले जाकर के मुख्यमंत्री के सामने बिठा दे और कहे कि आपका मामला सेटल हो गया, आपको इंसाफ मिलेगा। शासन से मदद दिलवा दे, थोड़ा मामला सबसाइड होता दिखता, लेकिन वैसा कर नहीं पाए। लेकिन विपक्ष, उल्टे विपक्ष इसमें कामयाब हो गया कि वो परिवार को कन्विंस कर रहा है, यानी परिवार उनकी बातों से सहमत है, तभी तो अखिलेश यादव तक पहुंचा। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। चलिए अब बड़ी जंग है। अब आते हैं थोड़ा जाट लैंड पर। अभी देखिए मोटा जो लोग दूर से देखते हैं, लखनऊ में भी मेरी कुछ लोगों से बात होती है, तो वही जाट लैंड वाली अवधारणा अभी पश्चिम के बारे में थोड़ा मजबूत है। पत्रकारों के बीच में भी जो लोग उतना जमीन पे नहीं रहते हैं, तो उसमें डॉक्टर साहब 2 चीजें वो दूर से देखते हैं कि जयंत चले गए हैं बीजेपी के खेमे में, और चूंकि जयंत की पार्टी रालोद का जाटों पर अच्छा होल्ड है, तो जाट बीजेपी के साथ है। तो अब इस पर भी कुछ बताइएगा कि जैसे अभी समाजवादी पार्टी के साथ रहे, खुद जयंत कई बार अकेले रहे, तो 2014 के चुनाव को अगर छोड़ दिया जाए, मुजफ्फरनगर दंगों की ठीक बात की, तो जितनी उधर मैं रहा, तो मैंने महसूस किया कि नहीं, जाट वोटों में डिवीजन है, बहुत बार ओबीसी वोटों पर ज्यादा पकड़ है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ ज्यादा मूव किया है। जाट तो अपने हिसाब से वोट कर रहा है, कहीं रालोद को, कहीं बीजेपी को।
तो ये क्या गहराया है, ये बात सही है कि भाजपा की तरफ इस समय जाट समुदाय ज़्यादा लग रहा है कि उसका वोट परसेंटेज जाएगा, समाजवादी पार्टी की रणनीति और ओबीसी वोटों में कुछ बिखराव हुआ है या वैसा ही पैटर्न है, जो लगातार हम देख रहे हैं कि वो सैनी बिरादरी, आप जो भी वहाँ पर रहे हैं बीएसपी वगैरह से हट के वो भाजपा की तरफ ही चला गया है। इस पर एक मतलब जनरल राय दीजिएगा कि क्या क्या मोटा लग रहा है? यहाँ तो लोग बैठ के मान रहे हैं कि जयंत भाजपा की तरफ है, तो भाजपा की राह आसान है। मैं आपको परसेप्शन बता रहा हूँ। देखिए, वेस्टर्न यूपी में बैकवर्ड कास्ट मोटे तौर पे 2 तरह से हैं। एक तो हुँ, मोस्ट बैकवर्ड कास्ट हैं हाँ, और दूसरा बैकवर्ड के भीतर कुछ ऐसी जातियां हैं जिनका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रभाव कुछ ज़्यादा है। हुँ, उन्हीं में गुर्जर और जाट आते हैं। हुँ। अगर हम कश्यपों के कंपैरिजन में, सैनी के कंपैरिजन में, प्रजापति इसमें समाज के इसमें इस हाँ, मैं समझ गया आपकी बात। एक चीज़ बस ये ऐड कर दूँ कि अगर हम जाट और गुर्जरों को हम अगर सरकार की कैटेगरी पे ना जाएँ, सामाजिक तौर पे देखें, तो जाट और गुर्जरों को एक अलग रख के जो और दूसरी जातियाँ हैं, उस संदर्भ में अब आप अपनी बात जारी रखिए। वो कि निश्चित तौर पर देखिए, इस इलाके का जो पैटर्न है, ये 1857 के रिवॉल्यूशन का इलाका है। हुँ, हुँ, और 1857 का जो रिवॉल्यूशन है वो उसमें ज्यादा हिस्सेदारी किसानों की थी हुँ, और इस इलाके के गांव-गांव से लोग लामबंद हुए थे उनके खिलाफ। हुँ। तो एक जनरल टेंडेंसी इस इलाके की किसान जातियों में है सत्ता से लड़ने की। हाँ, हाँ, तो वो सबसे ज्यादा बहुत सही बात है, बगावत के लिए तुरा तैयार रहता है इलाका, हैं? हाँ। हाँ, सही वो बात है। हमेशा तैयार रहते हैं। जैसे अभी भी हुँ, अभी हमने कई रैलियों को कवर किया जयंत चौधरी की। हुँ, जयंत चौधरी 6-7 जनसभाएं बड़ी कर चुके हैं। हुँ, हम जब वहां ग्राउंड पे लोगों से बात करते हैं तो हमने पूछा कि आप जयंत चौधरी के काम से खुश हैं, कैसा काम कर रहे हैं जयंत चौधरी? हुँ, हुँ, तो उन्होंने कहा बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, गजब कर रहे हैं वो एकदम। हुँ, फिर हमने पूछा सरकार काम कैसा कर रही है? हुँ, तो वो कहता है सरकार ठीक ही कर रही है। हाँ, तो टोन बदल जाती है, हुँ, लहजा बदल जाता है हुँ। और ये जो लहजे का बदलना है ये बहुत कुछ कह जाता है। हाँ, सही बारीक बारीक बात है ये कि जयंत के लिए निजी प्रतिबद्धता है लेकिन देखेंगे, हैं? हाँ, तो अब ये जो सवाल है दरअसल वेस्टर्न यूपी में भाजपा ने जिस तरह से जयंत चौधरी को फ्रंट फुट पे लगाया है, हुँ, भाजपा इस सेंटीमेंट को समझती है। उनका समझती है, समझ इंटेलिजेंस सिस्टम, खुफिया तंत्र बड़ा स्ट्रांग है। हाँ, कि अब मशीनरी से भी फीडबैक आते हैं उनके पास, उनके पार्टी संगठन कैडर से भी आते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, आरएसएस से भी। बिल्कुल। 100% सही है आपकी बात कि उनके पास बहुत सारे फीडबैक्स होते हैं। हाँ, तो शायद इन्हीं फीडबैक का नतीजा है हुँ, कि वेस्टर्न यूपी में उन्होंने जयंत चौधरी को जिस तरह से ताबड़तोड़ जनसभाएं करने में लगाया है, तो हुँ, वो एंटी इनकम्बेंसी के फैक्टर को समझ रहे हैं, उसको डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। हुँ, अखिलेश यादव ने गुर्जरों की सभा की दादरी में, तो हुँ, गुर्जरों को साधने के लिए उन्होंने उनके राज्य मंत्री सोमेन तोमर को मेरठ से प्रमोट किया। हुँ, अलका गुर्जर को उन्होंने राजस्थान से राज्यसभा में भेजा। नवाब सिंह नागर को पश्चिमी प्रभ उत्तर प्रदेश का प्रभा क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाया। प्रभारी और बना दिया अब फिर। अगला, हाँ, अब इसके साथ उन्होंने जाटों को भी फ्री नहीं छोड़ दिया। हुँ, उन्होंने जाट समाज से भी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष की पद जाट समाज के नेता को दी हुँ, और इसके अलावा वो जयंत चौधरी को लगातार एक्टिव किए हुए हैं फील्ड में, लगातार उनकी रैलियों को सपोर्ट कर रहे हैं। हुँ, दूसरा, उनका कद बढ़ता हुआ दिखे उनके हुँ, वोट बैंक में, हुँ, इसका भी मुकम्मल इंतजाम कर रहे हैं वो। आपने हुँ, देखा कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री के साथ जापानी राष्ट्राध्यक्ष के दौरे के दौरान हुँ, प्रधानमंत्री के साथ दिखाई दिए जयंत चौधरी, उनके स्वागत हुँ, में खड़े हुए थे साथ हुँ, में। हुँ, 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 तो ये चीजें और बढ़ने वाली हैं। लोग ये भी कयास लगा रहे हैं राजनीतिक हलकों में कि जो अभी मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा, हुँ। उसमें हो सकता है कि जयंत चौधरी की जिम्मेदारी कुछ और बेहतर हो। इसकी हाँ, भी संभावनाएं जताई जा बहुत रही हैं। बहुत ज़बरदस्त चर्चा है कि उनकी जो अगला एक्सपेंशन है उसमें उनको कुछ महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारी और दी जा सकती है। और दी जा सकती है। अभी भी 2 मंत्रालय में उनकी ज़िम्मेदारियाँ हैं। स्वतंत्र हुँ, प्रभार के तौर पे वो स्किल डेवलपमेंट देखते हैं हुँ, और एजुकेशन मिनिस्ट्री में राज्य मंत्री का प्रभार उनके पास में है। तो शुरू में ये चर्चा उनके वोट बैंक में उठी कि साहब कैबिनेट क्यों नहीं दिया? हुँ, तो हो हुँ। सकता है कि स्वतंत्र प्रभार भी, हालाँकि हाँ, स्वतंत्र कैबिनेट ही है। प्रभार ही होता है। हाँ, हाँ, कैबिनेट ही है। लेकिन हुँ,
हाँ, लेकिन इस बात की संभावनाएँ हैं, जिस तरह का गेस्चर पोस्चर इस समय भारतीय जनता पार्टी का है कि वो उनको कैबिनेट में कैबिनेट प्रमोट भी मंत्री। कर सकते हैं चुनाव से पहले, ताकि उनके वोट बैंक में मैसेज चला जाए। इसके 2 फायदे होंगे उनको। हुँ, एक तो जो सीटों की बार्गेनिंग होगी आपस में गठबंधन में, उसमें बहुत झगड़ा नहीं होगा। हुँ, वो इजीली सेटल डाउन हो सकती है। उनका वोटर इस पे कन्विंस हो जाएगा कि 2-4 सीटें कम ज्यादा हुँ, हमारे नेता को प्रमोट कर दिया भाई, हुँ, बेहतर पोर्टफोलियो दे दिया। तो भारतीय जनता पार्टी ये खेल भी कर सकती है, जो मुझे लगता है इस समय। लेकिन समाजवादी पार्टी फ्री हैंड नहीं दे रही है। समाजवादी पार्टी वेस्टर्न यूपी में अभी 2 बड़े सम्मेलन करने जा रही है। एक हुँ। जाटों का सम्मेलन, जिसको करने की जिम्मेदारी हरेंद्र मलिक को दी गई है, मुजफ्फरनगर के एमपी। ये और पहले एक पहले भी चर्चा ये चली थी, हरेंद्र मलिक ने कहा था कि मैं मुज़फ्फरनगर में रैली करूँगा। दादरी की रैली के हाँ, बाद ही, फिर बाद में बड़ा डिले सा हो गया उसमें, तो मुझे लगा कुछ स्ट्रेटजी बदली है क्या नहीं, उनकी? ये ये दरअसल डिले नहीं है। 2 बड़ी जनसभाएँ ये लोग करेंगे, जो अभी तक हमारे पास इंफॉर्मेशन है। एक करेंगे ये सहारनपुर में गुर्जर रैली, ओह! क्योंकि वो भी गुर्जरों की जो पॉकेट गुर्जरों है का वो, जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है, हाँ, पॉकेट है वो। वो नोएडा और सहारनपुर में ज्यादा है, हुँ, हुँ, पॉकेट है वो। बिल्कुल। दूसरा, एक बड़ा राजनीतिक रसूखदार परिवार वहां सपा के साथ जुड़ा हुआ है, हुँ, रुद्रसेन परिवार। रुद्र रुद्र तो सिंह। वो थोड़ा नाराज थे, उनको पर्याप्त सम्मानजनक जगह भी नहीं मिल पाई थी दादरी में। हुँ, हुँ, तो उन कंट्राडिक्शंस को डाइल्यूट करने के लिए और सहारनपुर की बेल्ट को कंसोलिडेट करने के लिए वहां एक रैली करेंगे सितंबर के आसपास की सूचना मेरे पास है। हुँ, लेकिन सितंबर के पहले हुँ। एक जाटों की बड़ी रैली हरेंद्र मलिक को आगे करके मुजफ्फरनगर में करने की तैयारी भी चल रही है। ओह! तो और हरेंद्र तो मलिक का अभी प्रभाव तो एक इलाके में है ही है, हरेंद्र मलिक का। देखिए, वो एमपी हैं, खुद उनके बेटे एमएलए हैं। तो 2 लोग तो वो एक ही परिवार से हैं, एक ही घर से हैं। तो जब कोई नेता किसी कम्युनिटी से और कास्ट से आता है, दरअसल कास्ट पॉलिटिक्स का बड़ा खेल यही होता है हुँ, कि जब किसी कास्ट का रिप्रेजेंटेटिव कहीं जाके खड़ा होता है, जीत के आता है, तो हुँ, उस जाति के तमाम लोग उससे एक अपनापन महसूस करते हैं। उनके काम भले ही ना हो, हुँ। उनको रोजगार का संकट भले ही झेलना पड़े, महंगाई सही भले ही बात। झेलनी पड़े, हुँ। सारे जो सिविक साइकोलॉज कम्युनिटीज के इश्यूज हैं, वो सब साइकोलॉजिकल फ़ील झेलने तो पड़ते हैं। साइकोलॉजिकल फ़ील तो होता एक ही है। एक हुँ, एक हुँ, साइकोलॉजिकल फील होता है। एक हुँ, साइकोलॉजिकल फील होने के साथ-साथ उनको आसान रहता है कि अपने नेता को कहीं जाके पकड़ सकते हैं, इज़िली आ जा सकते हैं। तो वो एक डायलॉग भी रहता है उसी तरह का नेताओं के और जनता के बीच में। हुँ, तो हुँ, मुझे लगता है कि अभी वेस्टर्न यूपी में असली घमासान अब शुरू होगा। हुँ, अभी घमासान चल रहा है दलित वोट बैंक को लेकर के, और हुँ। दूसरा घमासान चल रहा है खुले तौर पर गुर्जर वोट बैंक को लेकर के, और तीसरा घमासान जाट वोट बैंक को लेकर के भी छिड़ने वाला है। मेरे पास ऐसी भी इंफॉर्मेशन हैं कि जाटों को वेस्टर्न यूपी में टिकट वितरण में तरजीह देने वाली है सपा, बिल्कुल, बिल्कुल गुर्जरों ऐसी। को तरजीह देने वाली है। हुँ, अ, ऐसी चर्चाएँ लखनऊ में भी हैं रवीन जी, बहुत लोग कह रहे हैं कि देखिए जाट और गुर्जर वोट में तो यही है कि आप रैली चाहे जितनी कर लीजिए, मोस्टली उन समाजवादी पार्टी को ज़्यादा वोट वहीं मिलेगा जहाँ टिकट मिलेंगे उनके लोगों को। ऐसा ऐसा माना जा रहा है, तो उस रणनीति पर बात कर रहे हैं। चलिए अच्छा, आपने बताया कि ये रस्साकस्सी चल रही है, सही है। अब हम 4 मोटे-मोटे बाँट लेते हैं, जाट, गुर्जर, दलित, मुसलमान। हुँ? एक ओबीसी भी आप 2 लाइन बता दीजिएगा। 4 हैं, तो इसमें मतलब शुक्ला जी, हाँ, शुक्ला जी, एक ओबीसी नहीं, वो बहुत बड़ा चंक है। हाँ, आम हम। तौर पर जब हुँ, हुँ, जब जब वो मोस्ट बैकवर्ड का, जब जाट गुर्जर को माइनस कर दीजिए कुछ देर के लिए, हाँ, 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 और सही बात। बाकी जो मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटी हुँ, बनती है, वो एक बहुत ही बड़ा नंबर है। जो और उसको, सैनी, पाल, कश्यप ये सब जो हाँ, बहुत हैं। सारी जातियां हैं। और हुँ, आप देखिए कि पश्चिमांचल से पूर्वांचल तक हैं वो। हुँ, दूसरा, हुँ, उनका नंबर बहुत बड़ा है, वो छोटा छोटा छोटी छोटी संख्या में मिलके एक बड़ा नंबर बन जाता है। हुँ, बड़ा नंबर दूसरा होता है। दूसरा उनको एड्रेस करने की कोशिश लगातार भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कर रही है और काफ़ी संगठन में, सफल भी रही है, हाँ, वोट लेने में भी आप उनका। हुँ, आप देखिए ना, बहुत सारे जिलों के जिला अध्यक्ष उन्होंने बनाए हुँ, हुए हैं मोस्ट हुँ, बैकवर्ड कम्युनिटी हुँ, से। मेरठ के जिला अध्यक्ष भी पाल बिल्कुल, समाज से आते हैं। पाल समाज। तो इस तरह से उन्होंने संगठन में अलग अलग जातियों को जगह दी हुई है। टिकट हुँ, वितरण में वो इसका ख्याल रखने वाले हैं। हुँ, और समाजवादी पार्टी भी इसको एड्रेस करती है, हुँ, वो भी फ्री नहीं छोड़ती। तो हुँ, इसलिए मुझे लगता है कि उस चंक को भी फ्री छोड़ देना उचित नहीं होगा। उसको भी आपको 5 खांचों में बांट करके इसको देखना चाहिए वेस्टर्न यूपी में, खास तौर पर। चल एक चलिए। मुस्लिम्स का सेगमेंट, हुँ,
और मुस्लिम्स को लेके भी अभी खूब चल रहा है। दरअसल पश्चिमांचल इसलिए हॉट है शुक्ला जी कि हर बार पहले चरण के चुनाव पश्चिमांचल से शुरू होते हैं। हाँ, सहारनपुर से शुरू होता है जो आपका जो अल्फ़ाबेटिकली वो शुरुआत करते हैं इलाके की। पहला चरण यहीं से शुरू होता है। ओह! और एक तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में कई रैलियां यहाँ पे की, मेरठ में की उन्होंने, नोएडा में की उन्होंने, हाँ, वो अपने मुख्यमंत्री का लगातार मूवमेंट है, जयंत चौधरी 6 से ज्यादा रैलियां कर चुके हैं, तो हाँ, उससे ऐसा लगता है कि पश्चिमांचल पर विशेष तौर पे फोकस कर रही है भारतीय जनता पार्टी, और वो इस कोशिश में है हर बार की तरह कि जो हवा यहाँ से बन के चले हाँ, वो वही फिर पूर्वांचल तक जाए। वही आगे बढ़ती जाती है, बिल्कुल सही बात हाँ, है। वो फिर रुहेलखंड होते हुए और आगे के इलाकों तक चली जाए, पूर्वांचल। तो लास्ट में रवींद्र सर एक ये बात बताइए कि वही आपकी हमने 5 कैटेगरी कर ली, जाट, गुर्जर, मुस्लिम और दलित और मोस्टमेट। दलित और ओबीसीज। अब थोड़ा-सा हालाँकि ये आकलन ही होते हैं लेकिन चूँकि उसपे थोड़ा-सा बताना चाहिए कि अभी माहौल क्या लग रहा है? आप जाट से शुरू करिए, किसी भी जात से शुरू कर सकते हैं। किस तरफ कौन ज़्यादा झुका हुआ लग रहा है? अभी तक की राजनीति नहीं मैं कोई मैं निष्कर्ष नहीं पूछ रहा हूँ लेकिन माहौल पूछ रहा निश्चित, हूँ। निश्चित। एक अनुमान लगाते हैं हम लोग कि क्या चलता है, आमतौर पर ऐसे ही अनुमान लगाए जाते हैं वही। राजनीतिक विश्लेषणों में। बिल्कुल तो और मोटे चूँकि तौर पर आप गाँव, ज़मीन मतलब घूम भी रहे हैं, ये होता है कि आप एक दिन मेरठ गए, 10 लोगों से बात की और राय बना ली और एक होता है कि आप वहाँ महीनों रहे और तो इस उस अनुभव को शेयर करिएगा। देखिए, अभी मोटे तौर पर ऐसा लगता है, हम मुस्लिमों से शुरू करते हैं, ओह! क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक हो, वेस्टर्न यूपी बड़ा की बहुत सारी बड़ा सीटों पर वही 40-45% तक नंबर है। अगर हम उसको अखबारों वाली शब्दावली में कहें जाटो लैंड दोनों हो गया और मुस्लिम लैंड भी है, का बहुत अच्छी आबादी है मुसलमानों की। निश्चित तौर पर एक बड़ा नंबर है। तो इसलिए देखिए, उसको लेकर के अभी तक सबसे बड़ा क्लेम समाजवादी पार्टी करती है, उनका झुकाव भी सबसे ज्यादा उन्हीं पर, वो समाजवादी पार्टी के पाले में ही दिखाई देता है। ओह! लेकिन अब इस उस मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने वाले जो दल हैं, उनमें खास तौर पर चंद्रशेखर आजाद हैं, बहनजी हैं, और ओह! बसपा बसपा उसमें है, और तीसरा दल ओबै ओवैसी का भी उसमें है। ओवैसी को भी मिक्स कर लीजिए, मैं बोलने और वाला था। चौथा दल आप जयंत चौधरी को भी उसमें मान के चलिए, 2 मुस्लिम एमएलए फिलहाल उनके पास हैं। ओह! वो 1-2 सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी लेकर के आएंगे जरूर वेस्टर्न यूपी ज़रूर, में, तो ज़रूर एक आएँगे। हिस्सा, हाँ, जरूर आएंगे उनके भी मुस्लिम प्रत्याशी। तो ऐसे में इन बीजेपी में तो कोई क्लेम बनता नहीं है, वो इसका बहुत क्लेम करते भी नहीं है और बहुत फोकस करते भी नहीं है। ओह! तो मोटे तौर पर वो वोट बैंक ये देखेगा कि किसका प्रत्याशी विनिंग सिचुएशन में है, विनेबिलिटी किसकी। ओह! तो अगर उनको लगेगा कि सपा का कैंडिडेट बहुत मजबूत स्थिति में है, तो उनका ज्यादा झुकाव सपा की तरफ रहेगा, और उनको जिस सीट पर लगेगा कि यहाँ चंद्रशेखर का कैंडिडेट ज्यादा मजबूत सिचुएशन में है, तो वो शायद उधर शिफ्ट होंगे। अब ये जो शिफ्टिंग है, ये बीजेपी के लिए फायदे का सौदा होती है, हाँ, निश्चित तौर पे। क्योंकि लास्ट मोमेंट, ये शिफ्टिंग लास्ट मोमेंट तक चलती रहती है। पहले कैंडिडेट्स आएंगे और किसी एक सीट पर मान लीजिए 4 मुस्लिम कैंडिडेट हो गए और बीजेपी का अकेला कैंडिडेट नॉन मुस्लिम रह गया, तो ऐसी सिचुएशन में वहां पर आप समझ सकते हैं कि डिवीजन किस तरह से होगा और रिजल्ट्स को किस तरह से वो प्रभावित करेगा। जी। तो एक फैक्टर तो ये है। ओह! दूसरा फैक्टर ये है कि अगर अखिलेश यादव ये परसेप्शन दे जाते हैं, वो बीजेपी एनडीए की तरह एक ऐसा अलायंस बनाने में कामयाब हो जाते हैं कि वो ओह! चंद्रशेखर आजाद का अलायंस उनके साथ हो जाए, ओह! ओवैसी का अलायंस उनके साथ हो जाए, और ओह! कई छोटी पार्टियां उनके साथ मिल जाए, तो ऐसी सिचुएशन में मुस्लिम्स बड़ी तादाद में एक बड़ा नंबर कंसोलिडेट हो जाएगा उनके साथ। ओह! तो अगर ये नहीं होता है, रवींद्र सर थोड़ा-सा समय का कंस्ट्रेंट है, तो आप अपनी बात को थोड़ा 5-6 मिनट में समेट देंगे तो बेहतर रहे। हम दलित वोट बैंक की बात करते हैं, तो दलित वोट बैंक में भी अभी वही कंफ्यूजन, वही शिफ्टिंग दिखाई देती है, ओह! और एक बड़ा हिस्सा अभी भी 9-10% वोट बैंक तो अभी भी बसपा के पास है ही, पिछले ट्रेंड्स को देख करके चला। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वहां भी 50-50 का झगड़ा बना हुआ है, ओह! बसपा के बीच में और चंद्रशेखर के बीच में, जो ओह! मेजर चंक है। ओह! माइनर में तो थोड़े थोड़े लोग हर कम्युनिटी के सबको वोट करते हैं, इसका उनमें फ़ायदा सबकी हिस्सेदारी है। अगर चंद्रशेखर की तरफ वोट आया तो सपा भाजपा में किसका नुकसान देख रहे हैं? देखिए, अगर ये जो डिवीजन बना रहता है ज्यों का त्यों, ये ओह! 50-50 चलता रहता है या 60-40 हो जाता है,
तो भाजपा इससे फायदे में रहेगी, फायदे में इससे भाजपा को नुकसान नहीं होगा। रहेगी। और अब अगर आगे आगे चलते हैं, जाट वोट बैंक की तरफ जाट- चलें, तो उसका झुकाव जयंत चौधरी के बीजेपी के साथ होने की वजह से अभी एनडीए गठबंधन की तरफ दिखाई देता है। उनको एक तो ये लगता है कि हमारे नेता का वजूद बढ़ रहा है, उसको कुछ ज्यादा सीटें मिल सकती हैं, और वो विनिबिलिटी भी ज्यादा बताता है। वो ग्राउंड पे कहता है कि हमारे नेता को जितनी सीटें मिल जाएंगी हम सब जीत जाएंगे। सब जीत जाएंगे। बिल्कुल। हाँ, तो एक ये भी कहानी है। और गुर्जरों का भी अगर बात करें, तो जहां पर गुर्जर नेता दमदार कैंडिडेट समाजवादी पार्टी के पास में हैं, वहां वो मजबूती से लड़ेंगे, और वहां गुर्जर वोट बैंक उन्हीं की तरफ शिफ्ट भी होगा, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन जहां बीजेपी मजबूत गुर्जर प्रत्याशी उतार देगी, वहां पर गुर्जरों का झुकाव बीजेपी की तरफ होगा। उन सीटों पर रविंद्र सर, जहां मान लीजिए कोई तीसरी बिरादरी का प्रत्याशी हो गुर्जर, मतलब सपा भाजपा दोनों ना दे पाए, तो उस स्थिति में कैसे क्या देख रहे हैं? एक ये वाली कंडीशन बनती है ना, जब हम टैक्टिकल बनती है, लेकिन मुझे लगता है कि उस कंडीशन में बड़ा हिस्सा शिफ्ट नहीं होगा। वोट शिफ्ट तो होगा, लेकिन बहुत बड़ा हिस्सा वो अपनी जाति के कैंडिडेट पर शिफ्ट नहीं होगा। कास्ट पॉलिटिक्स का एक ट्रेंड ये रहता है कि बहुत मजबूत नेता के साथ खड़े होते हैं कास्ट के सारे लोग। उन्हें लगता है दूसरे नेता उन्हें कमजोर कर रहे हैं। हाँ, अब इसको यूं देखिए आप कि पिछली बार बीएसपी ने जाट प्रत्याशी को उतारा सरधना से, और गुर्जर प्रत्याशी थे अतुल प्रधान समाजवादी पार्टी से, और संगीत सोम लड़ रहे थे भाजपा से। लेकिन जाट वोट कंसोलिडेट नहीं हुआ बीएसपी के पास। उनको लगा कि कैंडिडेट उतना दमदार नहीं है कि वो सबको यूनाइट कर ले। अगर उसको लगता कि 2007 रिपीट हो सकता है चौधरी चंद्रवीर की तरह, मुस्लिम दलित और जाट मिलकर एमएलए बन सकता है हमारा, तो वो निश्चित तौर पे उस तरफ चले जाते हैं, 100% चला जाता। तो स्ट्रॉन्ग सिचुएशन हो जाती। तो ये जातियां इस तरह से अलग अलग तरीके से विनेबिलिटी भी कैलकुलेट करती तो मोटे। और अभी मुझे लगता है कि जो मोस्ट बैकवर्ड कास्ट है, शुक्ला जी, मैं इसको कंप्लीट करता हूँ, मोस्ट बैकवर्ड कास्ट अभी ज्यादा इंटैक्ट बीजेपी के साथ ही दिखाई, बीजेपी के साथ है, और काफी दिन से पैटर्न दिख रहा है वहां की जो सैनिक कश्यप पाल वाली जातियां हैं, तो वो उसको तोड़े बगैर जो है, मतलब वो भी एक बड़ा, जो आपने पहले भी कहा, जो पीडीए है, जो सपा का पीडीए है, अगर वो नहीं चलेगा, तो भारतीय जनता पार्टी पीछे नहीं जाएगी। एज पीडीए ही है जो बीजेपी की राह रोक सकता है। उसी ने रोका था, 37 सीट्स उसी ने तो दी। हाँ, उसी ने दी, सही बात कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। तो ये वही है कि ओबीसी कास्ट में दलित का पैटर्न क्या रहेगा, इस बात पे बहुत कुछ निर्भर करेगा। तो रविंद्र सर, समय की वो है, लेकिन आपने बहुत अच्छी बातचीत की, और फिर हम किसी मुद्दे पे जुड़ेंगे। इस बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बेस्ट में आपने मुझे बुलाया शुक्ला जी, बहुत आभार आपका। नमस्कार और आपके दर्शकों का बहुत आभार कि बोले भारत की तरफ से एक बार आपका फिर बहुत शुक्रिया।